नमस्कार, स्वागत है आपका। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में होमगार्ड विभाग के कार्यों की समीक्षा की है। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि कानून व्यवस्था का विषय हो या फिर आपदा काल में जन सामान्य के सहयोग का अवसर, होमगार्ड स्वयंसेवकों ने हर समय अपनी कर्तव्य निष्ठा का प्रदर्शन किया है। होमगार्ड स्वयंसेवकों की सेवा भावना सराहनीय है। विभिन्न राज्यों में भी उत्तर प्रदेश के होमगार्ड स्वयंसेवकों ने उत्कृष्ट काम किया है। बड़ी जानकारी। लोकसभा चुनाव के बाद आज बीएसपी की बड़ी बैठक होनी है। पार्टी पदाधिकारियों के साथ मायावती समीक्षा बैठक करेंगी। सुबह करीब 11 बजे बीएसपी कार्यालय में यह बैठक होनी है। चुनाव परिणाम, आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। तो बड़ी और अहम जानकारी। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद आपको बता दें कि अब जो है बीएसपी का चिंतन मंथन का जो समय है वो जो है शुरू हो चुका है। इसको लेकर आज सुबह 11 बजे बीएसपी कार्यालय में बैठक होनी है। चुनाव परिणाम और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से जो है अब पार्टी को मजबूती देने की दिशा में काम किया जाए। लोकसभा चुनाव के बाद आज बीएसपी की बड़ी बैठक। आपको बताएं कि इस बार लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर भी इसमें मंथन किया जाएगा। हालांकि पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो 10 सीटें बीएसपी के खाते में जरूर थी, लेकिन इस बार खाता तक बीएसपी नहीं खोल पाई, जिसको लेकर जो है अब आगे किस तरीके से रणनीति बनाए जाए, क्योंकि आगामी समय में भी कई तरह के चुनाव जो है प्रदेश में होने हैं, देश में होने हैं। इसको लेकर चर्चा होगी और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सिद्धार्थ प्रताप सिंह जुड़ गए मेरे साथ। सिद्धार्थ, क्या कुछ जानकारी? बीएसपी की आज अहम बैठक होनी है, हार पर चर्चा और मंथन किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल बीएसपी के लिए चुनाव बिल्कुल रहने वाला रहा। लगभग प्रतिशत भी घट गया है जाकर, और जो उनकी मातूल सीटें थी वो भी हार गए, 10 से 0 पे आ गए। तो कहीं ना कहीं बीएसपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा और काफी चीजें अप्रत्याशित रही। बस बीएसपी के साथ नगीना की बात कर लें, जिस नगीना सीट को लेकर बीएसपी हमेशा अच्छा प्रदर्शन करती है, वहाँ चुनाव हार गई। अम्बेडकर नगर गढ़ रहा, तो चाहे सोशल इंजीनियरिंग की बात कर लें या फिर जब भी अम्बेडकर नगर जिले का गठन हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं मायावती बसपा के प्रमुख का काफी महत्वपूर्ण स्थान था, लेकिन कहीं ना कहीं वो सीट को भी चुनाव हार गई और बस पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक पूरी तरीके से बसपा का सफाया हो गया। आज उसी के लिए समीक्षा बैठक की जाएगी। हार के क्या कारण है, चिंतन और मंथन किया जाएगा। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण जो है, जिस आकाश आनंद भी इस बैठक में भाग ले सकते हैं। आकाश आनंद को कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो ने 20 चुनाव से ही वापस भेज दिया था उनके बयानों के कारण, और कहा गया था कि वो मैच्योर नहीं है। अब कहीं ना कहीं नई पीढ़ी जो है वो आज समीक्षा बैठक करेगी और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आकाश आनंद भी मौजूद रहेंगे और आकाश आनंद के साथ जो कोऑर्डिनेटर है वो मौजूद रहेंगे। कई जिला अध्यक्ष बदले गए हैं, उनको बुलाया गया है। प्रत्याशियों के हार के कारण का मंथन किया जाएगा। लेकिन एक चीज है, जो कोर वोटर था बीएसपी का, वो इस बार समाजवादी पार्टी के पाले में दिखा। तो कहीं ना कहीं अपना कोर वोटर न बचा पाना बसपा के हार का कारण रहा है। अब देखना ये है, समीक्षा बैठक होगी और देखना ये है कि समीक्षा बैठक होगी और समीक्षा बैठक में क्या निकलकर सामने आता है। लेकिन एक चीज जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि इस बार बसपा उपचुनाव भी लड़ सकती है। बसपा का एक पैटर्न रहा है, वो कभी भी उपचुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखाने के लिए बसपा उपचुनाव लड़ रही है। और एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड के जिस तरीके से जो स्टार प्रचारक की सूची जारी हुई, उसमें कहीं ना कहीं आकाश आनंद अब पहाड़ों पर प्रचार करते हुए आपको दिखेंगे। तो इन सब चीजों को लेकर लता अब नई चीजें देखने को मिलेगी। बसपा एक तरीके से अब नई पीढ़ी को आगे लाना चाहती है, लेकिन पिछली बार जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे तो जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो ने बीच चुनाव में ही वापस भेज दिया था, इसका भी कहीं ना कहीं बसपा को नुकसान हुआ। क्योंकि परिपक्वता पर सवाल खड़े करते हुए हालांकि पार्टी ने जो है बीच से ही जो है इनको प्रचार के दौरान जो है दूर कर दिया था। हालांकि अब जिम्मेदारी सौंपी गई है उत्तराखंड में जो चुनाव होने हैं जिन सीटों पर, उसकी जिम्मेदारी वो संभालेंगे। ऐसे में जिस तरीके से आपने भी कहा कि अब जो चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो चाहे अन्य राज्यों की बात हो, जो उपचुनाव है उन पर जो फोकस करने की तैयारी बीएसपी कर रही है, कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर कहा जाए कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ हालांकि बीएसपी अब तक चलती थी राज्यों में, अब आप सोचिए जो पार्टी अब तक उपचुनाव नहीं लड़ती थी, इस दमखम में थी, अब कहीं ना कहीं ये समझ बीएसपी को आ रहा है क्या कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो चुका है, फाइट अब बहुत ज्यादा हो चुकी है।
देखिए लता, एक चीज बसपा के साथ हमेशा रही है कि बसपा उपचुनाव हमेशा कहती थी ये सत्ता का चुनाव है। जब भी बसपा कुछ ऐसा पूछा जाता था आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते, तो उनका एक ही बयान होता था ये सत्ता का चुनाव है। कहीं ना कहीं लेकिन बसपा का अपना अस्तित्व बचाने के लिए अब उसके अस्तित्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बसपा इसलिए अपनी इस बार प्रत्याशी उतारेगी। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, उपचुनाव में प्रत्याशी उतार कर ये कोशिश करेगी कि आने वाले उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव है, अन्य प्रदेशों में जो चुनाव है, कहीं ना कहीं उस पर कुछ असर डाला जाए और ये दिखाया जाए कि बसपा का जो कोर वोटर है वो बसपा के साथ है। जीत हार अलग की बात है, लेकिन जब आपका कोर वोटर आपसे दूर चला गया, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बसपा का कोर वोटर जाना व साथ छोड़ देना, ये बसपा के लिए खतरे की घंटी है। तो कहीं ना कहीं अब देखना है किस तरीके से समीक्षा की जाती है। एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण रही अभी तक, जो प्रथम दृष्टया रिपोर्ट गई है या जो चीजें बताई गई हैं, कैडर का अलग हो जाना, ये बसपा के हार का सबसे प्रमुख कारण रहा। जो कैडर था वो कहीं ना कहीं बसपा से दूर हो गया, जो उनके गांव-गांव कार्यकर्ता थे वो दूर हो गए। तो अब नया जिस तरीके से अब पार्टी में नए जिला अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, कई कोऑर्डिनेटर बनाए जा रहे हैं, कई पद खत्म किए गए हैं, तो इसी के तहत अब बसपा ये कोशिश करेगी कि उनके साथ अब जो कार्यकर्ता है उनके साथ उनका सीधा संवाद हो। और ये बसपा के लिए आने वाले 1 या 2 महीने काफी महत्वपूर्ण होंगे। उपचुनाव होने हैं, उसमें देखना है बसपा किस तरीके से प्रदर्शन करती है। और ये उपचुनाव जो है 2027 के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। और ये बसपा ये चाहेगी इन चुनाव में वो हर हाल में जीत कर जाए और कहीं ना कहीं पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आने वाले चुनाव में चुनाव लड़े और एक नैरेटिव सेट करे कि बसपा के साथ उसका कोर वोटर है। ये काफी महत्वपूर्ण है लता। बिल्कुल। हालांकि जिस तरीके से आपने कहा जो कोर वोटर है वो हालांकि छिटक गया, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा उत्तर प्रदेश में, एमवाई समीकरण को साधने की कोशिश अखिलेश यादव ने की। कहीं ना कहीं जो बीएसपी का कोर वोटर था वो सपा और कांग्रेस में जाकर सिमट गया। यानी कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ बीएसपी शुरुआत कर रही थी लोकसभा चुनाव से पहले कि इंडिया गठबंधन के साथ वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, जाहिर तौर पर ये समझा जाए कि ओवर कॉन्फिडेंस ही बसपा को ले डूबा क्या? देखिए बिल्कुल बसपा का एक अपना ये पैटर्न रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस, और लगातार विपक्षी आरोप लगाता रहा कि बीजेपी की ये बी टीम जैसे काम कर रही। ये सब चीजें नहीं। जनता पे जब ग्राउंड जीरो पर गए, ग्राउंड जीरो में लोग ये चर्चा करते रहे जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी की ये बी टीम है, तो इसको ये भी एक कहीं ना कहीं काफी नुकसान हुआ इससे बसपा का कि जब आपको बी टीम घोषित कर दिया गया और अब विपक्ष ये समझाने में कामयाब हो गया कि बीजेपी की ये बी टीम है बसपा, तो इससे भी नुकसान हुआ है। अब देखना ये है इस चीज से बाहर कैसे निकलती है बीएसपी। लेकिन एक चीज है, बीएसपी के साथ अभी भी हर लोकसभा में लगभग 70 से 80 हजार वोट बीएसपी पाई है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि कुछ उस जाति का वोट मिला जहां वो प्रत्याशी लड़ रहा था, कुछ बसपा का वोटर, तो तभी 80 हजार 90 हजार वोट मिले। लेकिन इतने ये काफी नहीं है। बसपा इसलिए नहीं जानी जाती है, बसपा का जो कोर वोटर है वो हमेशा चुनाव जिताता है और जो प्रत्याशी का जाति समीकरण है उसके साथ फिट होकर बसपा सीटें जीती है। 10 सीटें पिछले लोकसभा चुनाव में जीती थी। और ये एक चीज जो राजनीतिक पंडित थे उन्हें लग रहा था कि बसपा का नुकसान होगा, लेकिन ये था कि पश्चिम में हो सकता है कुछ कर जाए। जैसे गाजियाबाद सीट को लेकर काफी आशा थी, वहां कुछ नहीं हुआ। अम्बेडकर नगर की बात करें, नगीना की बात करें, देखिए बसपा के लिए जो आने वाली सबसे बड़ी चुनौती है वो चंद्रशेखर है। उनसे कहीं ना कहीं निपटना और उनके काट ढूंढना ये बसपा के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि दोनों के कोर वोटर सेम है। आपका जब कोर वोटर दूसरी पार्टी की तरफ या दूसरे किसी युवा नेता की ओर नजर रखता है तो कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी होती है राजनीति में। तो ये सब चीजें हैं बसपा के लिए। अब देखना ये है कि बसपा सुप्रीमो अब आकाश आनंद की तरफ सबकी नजरें हैं और आकाश आनंद जो कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। जो कुछ प्रत्याशी ऐसे थे जो आकाश आनंद ने लड़ाए थे वो युवा थे, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको बीच में वापस भेज देना ये कहीं ना कहीं बसपा के लिए काफी बैकफुट पे रहा। और इसका जमकर विपक्ष ने इसका फायदा उठाया, खासकर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी थे उनको कहीं ना कहीं इसका फायदा सीधे सीधे मिला। लेकिन आज की बैठक जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। और जैसे चुनाव खत्म हुए कई जिलों के जिला अध्यक्ष हटा दिए गए। उसमें प्रतापगढ़ की बात कर लें, वहां के जिला अध्यक्ष हटाए गए और जिला अध्यक्ष और कोऑर्डिनेटर हटाए गए, कई पद कम किए गए। अब सबकी जिम्मेदारी ये है कि गांव गांव जाकर बताए कि बसपा ने क्या काम किए। यही बसपा सुप्रीमो मैसेज पास आउट कर सकती है आज की बैठक में। बिल्कुल ऐसे में और ये भी कहना लाजमी होगा सिद्धार्थ की अब जो है उत्तर प्रदेश में बसपा की चुनौतियां भी बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी जहां पुरजोर कोशिश करेगी अपनी जमीन को मजबूत करने की, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी एक्टिव होती दिखाई पड़ रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी के लिए, आप बने रहिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे।
आगे बढ़ेंगे। यूपी में अब नक्शा पास कराना आसान होगा। OBPAS की जगह फास्ट पास लागू होगा। NOC के लिए विभागों के चक्कर अब नहीं काटने होंगे। सभी विभागों में नोडल अधिकारी तैनात किए जाएंगे। बड़ी और अहम जानकारी, अब उत्तर प्रदेश में नक्शा पास कराना और ज्यादा आसान होगा। OBPAS की जगह अब फास्ट पास लागू होगा और फास्ट पास लागू हो जाने से नक्शा पास कराने की जो प्रक्रिया है वो ज्यादा आसान हो जाएगी। NOC के लिए विभागों के चक्कर अब नहीं काटने होंगे। सभी विभागों में नोडल अधिकारी तैनात किए जाएंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सिद्धार्थ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, यूपी में अब नक्शा पास कराना आसान होगा क्योंकि अब फास्ट पास के जरिए ये प्रक्रिया पूरी होगी। क्या ये फास्ट पास की प्रक्रिया और किस तरीके से आसानी लोगों को होगी? नक्शा जो पास कराना वो आसान हो गया है। OBPAS की जगह फास्ट पास लागू हो जाएगा। अब NOC के लिए विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सभी विभागों में नोडल अधिकारी तैनात हो जाएंगे। देखिए, एक जवाबदेही होगी और एक निश्चित समय पर आपको उस नक्शे को पास करना होगा। जो उसमें फोटोग्राफ होंगे उसको लेकर कहीं ना कहीं सब कुछ ऑनलाइन होगी प्रक्रिया। और देखिए, जो OB पास है ये भी कहीं ना कहीं जो है वो ऑनलाइन एक प्रक्रिया थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें लगातार ये शिकायत मिल रही थी। जो इसको पूरी तरीके से ये कहा जाता था ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम। तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी लेट लतीफी होने की शिकायत शासन को मिल रही। तो कहीं ना कहीं अब इस प्रक्रिया को बदल दिया गया है और अब नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए और वो नोडल अधिकारी निश्चित समय में उस नक्शे को पास करेंगे, जिससे आम लोग हों या फिर सरकारी काम हो, सब जगह ये काफी लेट हो जाते थे। तो कहीं ना कहीं अब लेट लतीफी नहीं होगी। इससे कहीं ना कहीं आम जनमानस को काफी राहत होगी। और खास करके जो कई ऐसे लोग थे जिनको चक्कर लगाने पड़ते थे, तो कहीं ना कहीं अब लेट लतीफी को लेकर शासन पूरी तरीके से सख्त है। और इसको लेकर जो आम जनमानस है उसमें काफी खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि काफी समय लगता था इस प्रक्रिया में और लोगों को लेट लतीफी का सामना करना पड़ता था लता। लेकिन अब कहीं ना कहीं चीजें और अत्याधुनिक हो रही हैं और सरकार की ये कोशिश है कि भ्रष्टाचार मुक्त और साथ साथ कम समय में काम हो जाए लोगों को, जिससे जनता को आसानी हो। जी, पहल अच्छी की गई हो ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन जिस तरीके से सरकार के जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी है, वो ही सरकारी योजनाओं पर इस तरह की जो सुविधाएं होती है पलीता डालते हुए अक्सर दिखाई पड़ते हैं। और ऐसे में अब जो NOC के लिए विभागों के चक्कर नहीं काटने होंगे, ये हालांकि थोड़ी राहत भरी जरूर खबर है। सभी विभागों में नोडल अधिकारी भी अब तैनात कर दिए जाएंगे। तो ऐसे में क्या ये आश्वस्त जनता हो जाए कि ये जो वादा सरकार की तरफ से किया जा रहा है ये सिर्फ हीला हवाली के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक औपचारिक कागजों में ऐलान नहीं है, इसका फायदा धरातल पर भी जनता को मिल सके? है इसके लिए पहले एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के ऊपर इस बात को डाल देता था कि उस डेस्क से ये काम नहीं हो रहा। लेकिन अब जब नोडल अधिकारी होंगे उनकी जवाबदेही निश्चित होगी। तो कहीं ना कहीं जब आपकी जवाबदेही निश्चित होगी और सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ दिख रहा है, शासन से बैठे अधिकारी अगर कोई शिकायत करता है तो शासन में बैठा अधिकारी भी देख सकता है किस कारण से इस नक्शे को रोका गया और आपको जवाब देना होगा। और इसमें जिस तरीके से बात की जा रही है इस प्लान की समीक्षा, इसमें गति और सटीकता और त्रुटियों की कमी मतलब कम से कम रहेगी और जो ये जल्दी से जल्दी हो जाएगा और सटीक एक आकलन होगा। तो कहीं ना कहीं ये काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन एक चीज है, जो नोडल अधिकारी हैं उनके ऊपर काफी जिम्मेदारी है कि वो सही समय पर अगर कहीं लेट लतीफी होती है तो उसके कहीं ना कहीं तुरंत उसको जांच करवाएं और जनता को इसका लाभ मिले। और सरकार की ये कोशिश होती है, कभी कभी लेट लतीफी नीचे स्तर पर होती है लेकिन इसका नुकसान कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं को होता है और आम जनता को होता है। लेकिन ये उम्मीद जताई जा सकती है कि प्रदेश में अब चीजें बदलेंगी और ये प्रक्रिया अब आसान होगी और आम लोगों को आसान होगी और लोगों को अब उम्मीद है कि उनको जो है NOC के लिए चक्कर नहीं काटने होंगे। बहुत शुक्रिया आपका सिद्धार्थ, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। यूपी में जमीनों की कीमत पर बढ़ोतरी, फ्लैटों की कीमत 5 से 10% बढ़ी है। यूपी आवास विकास परिषद का ये फैसला है। आवास विकास ने जमीनों के अब नए रेट जारी किए हैं। ये बड़ा झटका लग सकता है। यूपी में जमीनों की कीमतों में जो है अब बढ़ोतरी की गई है। फ्लैटों की कीमत भी 5 से बढ़कर 10% तक हो चुकी है। यूपी आवास विकास परिषद का ये फैसला है।
जिसमें अब उत्तर प्रदेश में आवास लेना, आवास खरीदना, फ्लैट लेना, जमीन लेना जो है अब लोगों को भारी पड़ सकता है। बड़ी और अहम जानकारी आमजन से जुड़ी हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश में अब जमीनों की कीमत में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसमें 5 से 10% तक ये कीमत जो है अब बढ़ जाएंगी, जिससे लोगों की समस्याएं जाहिर तौर पर बढ़ेंगी। महंगाई पहले से ही है। यूपी आवास विकास परिषद का ये अहम फैसला। हमीरपुर के मुस्करा थाना क्षेत्र में एक मां ने अपने 2 मासूम बेटों सहित जहरीला पदार्थ खा लिया। मां और 5 साल के मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 साल के मासूम की गंभीर हालत होने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर मासूम को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरा मामला मुस्करा थाने के बैंक ऑफ बड़ौदा के पास का है, जहां पर बंडवा गांव की रहने वाली 30 वर्षीय महिला मोहिनी ने अपने दोनों बच्चों को जहर खिलाया था। जनपद हमीरपुर के कोतवाली मुस्कुरा क्षेत्र में कस्बा मुस्कुरा में बैंक ऑफ बड़ौदा के पास एक महिला को 2 बच्चों के साथ अचेतावस्था में पड़ी होने की सूचना पर तात्कालिक प्रभाव से मुस्कुरा पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर मोहिनी, जिसकी उम्र 30 साल, जो बंडवा ग्राम की रहने वाली थी, उसकी तथा उसके एक पुत्र गौतम, जिसकी उम्र तकरीबन 5 वर्ष थी, मृत हो चुके थे। दूसरा बच्चा आशु, जिसकी उम्र तकरीबन 3 साल थी, गहरी अचेतावस्था में था। उसकी जान बचाने के लिए तात्कालिक रूप से उसे जनपद हॉस्पिटल हमीरपुर पुलिस द्वारा भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित किया। प्रथम दृष्टया अज्ञात पारिवारिक कलह को मृत्यु का कारण मानते हुए किसी जहरीला पदार्थ खाने से मृत्यु का होना पाया गया। मौके पर परिजन मौजूद हैं। मुस्कुरा पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ी खबर, जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है और इसमें सीएम योगी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। लखनऊ में सीएम योगी ने पुष्पांजलि अर्पित की। बड़ी और अहम जानकारी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि के मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई नेता भी साथ में मौजूद रहे। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का इस देश में बड़े बड़े फैसलों को लेकर जो है अहम योगदान रहा, चाहे कश्मीर का जिक्र हो, धारा 370 का जिक्र हो। कश्मीर के मामले को लेकर जो है उग्र होकर श्यामा प्रसाद मौर्य जो है अपना सहयोग जो है देश के लिए, देश की सेवा के लिए देते हुए दिखाई पड़े थे। आगे बढ़ेंगे। खबर कुशीनगर से है, जहां पर बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां पर हाटा कोतवाली के अंतर्गत पेकौली चौराहे पर अज्ञात ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी, जिसमें बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। खबर आगरा से, जहां पर शनिवार रात को क्लब में शराब के नशे में युवकों में झगड़ा हो गया। युवक डांस करते करते आपस में लड़ने लगे, मारपीट होने लगी और ग्लास और बोतलें फेंकने लगे। इससे क्लब में हंगामा हो गया। इसके बाद क्लब के बाउंसरों ने हंगामा कर रहे युवकों को डंडों से पीटा, उनकी जमकर पिटाई की गई। क्लब में मौजूद अन्य लोगों ने घटना का वीडियो बनाया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। कासगंज में शनिवार को दोपहर बाद अचानक आसमान पर बादल छा गए, काली घटनाएं घिर आईं। देखते ही देखते बूंदाबांदी के साथ ही लगभग 1 घंटे तक झमाझम बारिश हुई। निचली बस्तियों में जलभराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन ये बारिश किसानों के लिए राहत भरी नहीं है। खेतों में सूख रही फसल को जीवन मिला है और कई जगह पर जो है किसानों की फसलें खराब होने से किसान परेशान दिख रहे हैं।
तो जलभराव से लोग परेशान हैं। झमाझम बारिश है, हालांकि गर्मी से राहत जरूर मिली हो, लेकिन कई जगह पर जो है जलभराव की स्थिति होने से जो है लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई पड़ी हैं। किसान कहीं खुश दिखाई पड़ रहे हैं तो कहीं उनकी फसलों को नुकसान होता दिखाई पड़ा है। केंद्र सरकार में लगातार दूसरी बार राज्य मंत्री बने बीएल वर्मा दिल्ली से अपने गृह जनपद बदायूं पहुंचे। इस दौरान बुलंदशहर में कई स्थानों पर उनका स्वागत हुआ। शनिवार सुबह सिकंदराबाद में विधायक लक्ष्मी राज सिंह के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। बुलंदशहर के भूड़ चौराहे पर पूर्व मंत्री हितेश कुमारी और पूर्व राज्य मंत्री राजीव लोधी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश में 11 सीनियर आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया। 2 जिलों के पुलिस कमिश्नर बदल दिए गए हैं। लखनऊ पुलिस कमिश्नर एसबी शिराडकर को लखनऊ जोन का एडीजी बनाया गया। अमरेंद्र कुमार सेंगर अब लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर होंगे। आईपीएस अमरेंद्र कुमार सेंगर 1995 बैच के अफसर हैं। इनके पास लखनऊ जोन एडीजी का चार्ज है। वो एसएसबी में आईजी रह चुके हैं। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर आईपीएस रमित शर्मा को बरेली जोन का एडीजी बनाया गया है। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर पूरे देश में छात्र और राजनीतिक पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में वाराणसी में एनएसयूआई के पदाधिकारी और छात्रों ने सिगरा चौराहे पर विरोध किया। एनएसयूआई के पूर्वी जोन के प्रदेश अध्यक्ष ऋषभ पांडे के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में छात्रों ने सिगरा चौराहे पर पहुंचकर सरकार के विरोध में नारेबाजी की। छात्रों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफा की मांग की है। छात्रों ने कहा कि ये सरकार लगातार परीक्षाओं को लीक कर छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। वहीं दूसरी ओर अपनी जेब को भरने का काम किया जा रहा है। छात्रों ने कहा कि हम सभी अपने मार्कशीट को जलाकर इस सरकार का विरोध करते हैं। देखिए, जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश और भारत के अंदर लगातार भाजपा सरकार छात्रों और नौजवानों को ठगने का काम कर रही है। लगातार परीक्षाएं पेपर लीक करा नरेंद्र मोदी अपना जेब फेर रहे हैं। अपने मंत्रियों का जेब भर रहे हैं और लगातार वो पैसे छात्रों नौजवानों को पैसा चुनाव में लगा रहे हैं। आज उसी नीट की परीक्षा का जिस तरीके से लीक हुआ है पूरे भारत के अंदर, नीट का परीक्षा लीक हुआ, आरओ की परीक्षा लीक हुई, यूपी पुलिस की परीक्षा लीक हुई, अभी तो उनके कान में जू नहीं रहेगा है। आज उसी का विरोध करते हुए गांधीवादी विचारधारा के साथ मैंने अपना खुद का 10वीं 12वीं स्नातक का रिजल्ट जलाया है और एक संदेश भेजा है कि अभी नरेंद्र मोदी जी, बनारस के युवा, उत्तर प्रदेश के युवा जाग चुके हैं। अगर गांधीवादी विचारधारा से आप हमारी बात नहीं सुनते हैं तो भगत सिंह की विचारधाराओं के साथ हम सभी पीएमओ कार्यालय घेरने का काम करेंगे। आपने जो बूथ पॉलिश भी किया है कि जी, हम लोगों ने एक संदेश भेजा है कि अगर आप नौजवानों छात्रों के साथ, भविष्य के साथ ऐसा ही खिलवाड़ करेंगे तो भारत का हर एक नौजवान बूट पॉलिश करने के लिए, पकौड़ा तलने के लिए, गोलगप्पा बेचने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो आपसे विनम्र निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन है कि छात्रों नौजवानों के साथ ऐसा अन्याय मत करिए, क्योंकि यही छात्र देश के भविष्य हैं। लगातार परीक्षा पेपर लीक हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ परीक्षाओं के माध्यम से अपने पार्टी का फंड भरना चाहते हैं। अभी मामला आया था कि 30 लाख रुपए में परीक्षा का नीट की परीक्षा बेची गई है, उसका पूरा प्रोफार्मा बेचा गया है। अगर 30 लाख गुने 10,000 करते तो देख लिए भाजपा सरकार के फंड में कितना पैसा गया है। और सिर्फ भाजपा सरकार परीक्षा निकालती तो है, पर उसे अपना जेब भेजकर और युवा का भविष्य खतरे में डाल देती है। किस इस्तीफा की मांग करते हैं? जी, हम लोग धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा का मांग करते हैं। वो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्रालय चला नहीं पा रहे हैं वो, और हमें लगता है कि जब से वो मंत्री बने तब से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर और भारत के अंदर लगातार परीक्षाएं लीक हो रही हैं। परीक्षा जो नीट की आई उसको देखिए, नीट की परीक्षा सुप्रीम कोर्ट में गई है और धर्मेंद्र प्रधान से आपसे निवेदन है कि धर्मेंद्र प्रधान जी जल्द से जल्द नीट की परीक्षा को निरस्त कराकर नीट की परीक्षा फिर से दोबारा कराइए और नीट की परीक्षा को दोबारा कराइए।